वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हायर फिनेंशियल अकाउंट अक्टूबर 2019 के पेपर के बारे में। सबसे पहले ये समझ ले कि एचएफएस जो सब्जेक्ट है वहां पे इंटरनल एग्जाम में जो एमएस यूनिवर्सिटी में जो इंटरनल एग्जाम्स होती है उसमें इंटरनल में आपको फर्स्ट और सेकेंड यूनिट का कॉम्बिनेशन होगा। ऑनलाइन एग्जाम है तो 15 मार्क्स, अगर ऑफलाइन होती तो 30 एमसीक्यू आपके पास रहे होते एग्जाम में। यहां पे आपके पास 15 एमसीक्यू है तो क्राइटेरिया क्या होगा? फर्स्ट यूनिट में से 7 to 8 मार्क्स के आपको आएंगे और सेकेंड यूनिट में से 7 to 8। दैट मींस कॉम्बिनेशन होगा 7, 8 या फिर 8 या 7, ऐसे करके आपको पेपर पूछने वाला है। तो सबसे पहले ये समझ ले कि यूनिट 1 में हमारे पास टॉपिक क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास शेयर कैपिटल है, बोनस शेयर के रिगार्डिंग भी कुछ पॉइंट्स है तो वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे। सेकंड, अंडरराइटिंग कमीशन के रिलेटेड पॉइंट्स है वो भी ध्यान में रखने होंगे टॉपिक, और बायबैक शेयर। ये 4-5 पॉइंट है आपके पास यूनिट नंबर 1 में। जब बात करें यूनिट नंबर 2 की तो उसमें सिर्फ 2 चैप्टर है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और सेकंड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो डिस्कस कर दे हैं 1 by 1 क्वेश्चन पेपर 2019 अक्टूबर। तो फर्स्ट एमसीक्यू, द रेट ऑफ कमीशन पेड और एग्रीड टू बी पेड टू अंडरराइटर्स शैल नॉट एक्सीड इन केस ऑफ शेयर ब्लैंक परसेंटेज ऑफ द प्राइस एट विच द शेयर आर इश्यू और अ रेट ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स विच एवर इज लेस। यहां पे बच्चों याद रख लेना, सिंपल है, शेयर में मैक्सिमम 5% कमीशन दिया जाता है और अगर बात करें डिबेंचर की तो डिबेंचर पे 2.5%। तो हमको यहां पे कौन सा क्वेश्चन पूछा है, शेयर या डिबेंचर के रिलेटेड है? तो शेयर के रिलेटेड, तो हमारा आंसर होगा ए 5%। सेकेंड नंबर, the following are the balance appearing in the books of Rose Limited as on 31st March 2019। पर्टिकुलर में हमको प्रोवाइड किया गया है इक्विटी शेयर कैपिटल 12 lakhs, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 each fully paid up 2 lakh, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 lakh, सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000, इन्वेस्टमेंट 80,000 है, बैंक हमारे पास है 4 lakhs। और भी आगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, the board of director decide to redeem the 10% preference share at a premium of 20%। मतलब यहां पे रिडम्पशन प्रीमियम से करना है। कंपनी इश्यू 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at the par for the redemption of preference share। Investment were sold 70,000। Premium on redemption is required to set off against the security premium। Calculate the profit and loss after redemption। तो 1 by 1 प्रॉफिट एंड लॉस का हमको यहाँ पे बैलेंस पूछा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस बचेगा आफ्टर द रिडम्पशन। सबसे पहले ये देख लेते हैं अमाउंट रिक्वायर क्या है हमारे पास, किसको हमको पेमेंट करना है, रिडम्पशन किसको करना है, प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर हमारे पास है 2 लाख, बट रिडम्पशन फेस वैल्यू से नहीं करना है, तो रिडम्पशन कैसे करना है, एट द प्रीमियम ऑफ 20%। तो प्लस 20% प्रीमियम, तो 2 लाख प्लस 40,000, तो हमको अमाउंट रिक्वायर है 2,40,000। अब बात करते हैं सेकेंड लेवल पे, ये 2,40,000 में कहां से पैसे लाऊंगा? तो यहाँ पे सिंपल है, 40,000 जो रिडम्पशन प्रीमियम है वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से ही यूज करना है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस अगर कम पड़ रहा है तो ही जनरल रिजर्व या P&L का हम यूटिलाइज करेंगे, बट अगर हमारे पास पहले सिक्योरिटी प्रीमियम है तो रिडम्पशन प्रीमियम उसमें से ही सेट ऑफ करना है। बाकी का बचा जो मेन वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू 2 lakhs, वो कहां से सेट करना है? 2 रास्ते हैं। अगर मैं ऐसा भी कर सकता हूं, अगर मैं फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, अगर मैं यहां पे शेयर इश्यू करता हूं उसमें से मेरे को जो भी पैसे मिले वो भी मैं अमाउंट यूटिलाइज कर सकता हूं। इन शॉर्ट प्रोसीड उसको बोलते हैं, तो मैं प्रोसीड भी यूज कर सकता हूं। और दूसरा वे, अगर मेरे पास खुद के जो पैसे हैं अगर मैं वो यूटिलाइज करूं तो वो भी मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए आपके पास 2 वे है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीड
एंड सेकेंड नंबर CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो खुद के पैसे यूज करते हैं वो। तो यहाँ पे आपको बोला गया है यस प्रोसीड तो है आपके पास, आपने कितने नए शेयर इश्यू किए हुए हैं यहाँ पे 8000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, दैट मीन्स 80,000 तो प्रोसीड है। तो पहले तो इसमें से 80,000 तो कवर हो गए। अब अपने बिजनेस में से कितने पैसे लेने हैं CRR, चलो मेरे को 2 लाख की रिक्वायरमेंट थी जिसमें से प्रोसीड ने अपना काम कर दिया 80,000 का। अब मेरे को रिक्वायरमेंट कितनी रही 1,20,000, ये अपने प्रॉफिट में से पैसे जाएंगे 1,20,000। तो प्रॉफिट में क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पूछा है हमारे पास। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारे पास बैलेंस क्या शो कर रहा है अभी तक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख। चलो 3 लाख बैलेंस है, उसमें से एक चीज तो कंफर्म है, मैं CRR यूज करने वाला हूं रिडम्पशन के लिए 1,20,000। चलो ये यूज हो गया, मेरे पास बैलेंस रहा 1,80,000। और कुछ बैलेंस अगर मैं P&L में से यूज कर रहा हूं तो वो भी मेरे को डिडक्ट करना रहेगा, देख लेते हैं वो भी। और क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहे हैं एट 70,000। ओके, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है पहले वो देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरे को यहाँ पे प्रोवाइड की गई है 80,000, बट ये 80,000 के जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं सोल्ड कर रहा हूं 70,000। तो ये तो मेरे पास पैसे आने वाले हैं, दैट मींस बैंक अकाउंट डेबिट, बट लॉस हुआ हमारे वहां पे 10,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मतलब मेरा जो प्रॉफिट का पोर्शन था वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां पे और एक माइनस कर देंगे, लॉस हुआ ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000। तो एट द रिडम्पशन हमारे पास कितना बैलेंस बचेगा 1,70,000। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन सी 1,70,000। देन आफ्टर थर्ड नंबर, इफ 100 share of 10 each are forfeited for the non-payment of final call of ₹3 per share and only 50 share are reissue for a 250 and amount transfer to general capital reserve, capital reserve में कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है वो हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये देख लो कि आपके पास कितने शेयर है आपने जो फॉरफिट किए हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट किया हुआ है मैंने 100 और कॉल्ड अप कैपिटल क्या है 10। तो हमारे पास बचेगा अमाउंट 1000 जिसको हम बोल देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बट इसमें से कुछ अमाउंट कॉल्स इन एरियर्स है जबकि कुछ अमाउंट शेयर फॉरफिटेड वाली है। कितनी अमाउंट नहीं पेमेंट हुई थी हमारे पास फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 3 पर शेयर। तो 3 पर शेयर हमको कॉल्स इन एरियर्स 100 into 300 क्रेडिट। तो शेयर फॉरफिट क्या होगा हमारे पास, सिंपल 700 क्रेडिट। अब बात आती है री इश्यू की, बट 100 शेयर हमने फॉरफिट तो किए थे बट री इश्यू सारे नहीं किए, री इश्यू ओनली 50 शेयर किए हुए। तो 50 into 10 therefore 500 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसको हमने कितने में री इश्यू किए, जितने में भी री इश्यू किए होंगे वो हमारे पास पैसे आएंगे 250, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बट 500 के जो शेयर्स थे वो हमने 250 में सोल्ड आउट कर दिए, तो हमको यहाँ पे लॉस हो रहा है 250, वो भी कहां पे ट्रांसफर करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। अब देखते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो भी हमारे पास डिफरेंस रहेगा उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट है 700, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट है 250, बट अकाउंट क्लोज नहीं हो सकता। यहाँ पे क्यों सर क्लोज नहीं हो सकता, बच्चों सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट किए हुए 700 वो 100 इक्विटी शेयर्स है और जो मैंने डेबिट किया हुआ है वो 50 शेयर्स है। तो मेरे 50 शेयर बैलेंस से कैरी फॉरवर्ड में दिखाने पड़ेंगे 50 शेयर्स की वैल्यू। तो 50 शेयर्स की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, जब मैं 100 शेयर फॉरफिट कर रहा हूं तो मेरे को बेनिफिट हो रहा है 700, तो मैं 50 शेयर नहीं इश्यू कर रहा हूं, मेरे पास अभी बैलेंस है जो मैं री इश्यू कर सकता हूं अभी।
तो वो मेरे पास कितना रहेगा, उसका बैलेंस 350। तो ये होगा मेरा कैरी फॉरवर्ड 350। ओके, नाउ क्लोज द अकाउंट। क्रेडिट साइड पे टोटल 700 डिफरेंस हमारा आ रहा है 100, देयरफॉर कैपिटल रिजर्व इज 100। तो हमारा फाइनल आंसर होगा कैपिटल रिजर्व 100, therefore A is the correct answer. Then after fourth one, profit earned from the date of acquisition of the business to the date of incorporate should be transferred to, यहाँ पे ध्यान रखो, तो profit earned from the date of incorporation of the business on the date of incorporation should be transferred to, अगर बिजनेस हमने स्टार्ट किया हुआ है उससे पहले जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो तो ऑब्वियसली कैपिटल रिजर्व, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल प्रॉफिट काउंट करते हैं, और कैपिटल प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर करना होता है, कैपिटल रिजर्व। तो बी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ वन, a company issued 20,000 shares of 75% was underwritten by an underwriters. Application for 12,000 share were received, out of which 9,600 share were marked application by underwriters. Determine the net liability of the underwriters. दोबारा देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ शेयर कंपनी ने इश्यू किए हैं 20,000, 70% अंडरराइटर्स ने रखे हैं अपने पास। तो 20,000 में से 75% अगर अंडरराइटर्स ले रहा है, दैट मींस 50,000, वो तो हो गई उसकी ग्रॉस लायबिलिटी, बट लेस उसने कुछ ना कुछ तो काम किया हुआ है, देयरफॉर मार्क्ड एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन 12,000 रिसीव्ड हुई है, पर यहां पे तो अंडरराइटर्स की ही हमको कंसीडर करनी होगी। तो 9,600, तो आंसर हमारे पास रहेगा 5,400 नेट लायबिलिटी। तो अंडरराइटर्स की नेट लायबिलिटी होगी 5,400, therefore A is the correct answer. Sixth one, the preference share can be redeemed only when they are fully paid up. Yes, fully paid up अगर प्रेफरेंस शेयर हो तो ही आपको रिडम्पशन करना है, बट किस में से कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, out of profit of the company which would otherwise be available for dividend. Yes, डिविडेंड के लिए जो हमने प्रॉफिट रखा है उसको छोड़ के सारे प्रॉफिट हम यूज कर सकते हैं, सही बात है। आउट ऑफ द प्रोसीड, अब भी मैंने बता दिया, आगे मैंने एक आध एमसीक्यू में मैंने डिस्कशन की हुई थी इसके रिगार्डिंग। अगर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करना है तो आपके पास दो वे है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीड, और सेकंड खुद के पास जो प्रॉफिट पड़ा है वो। तो आंसर होगा हमारा सी, ए एंड बी। देन आफ्टर सेवेंथ नंबर, Z Limited allotted 10,000 share to the applicant of 14,000 share on pro rata. The amount payable on application is 2. X applied for 20 shares. State the number of share allotted and the amount carry forward for the adjustment against allotment money due from X. यहां पे पहले ये समझ लो कि प्रो रेटा क्या है। सबसे पहले देख लो तो यहां पे कितनी एप्लीकेशन हमको मिली है, 14,000, बट उन लोगों को शेयर कितने अलॉट किए हुए हमने, तो ओनली 10,000। तो बाकी की जो अमाउंट बची वो हमने एडवांस में लेके रखी है 4,000 शेयर। तो यहां पे एक रेशियो कैलकुलेट कर लो फॉर इजी कैलकुलेशन। रेशियो क्या होगा, 7:5:2। दैट मींस अगर कोई बंदा 7 एप्लीकेशन कर रहा है तो उसको 5 शेयर ही अलॉट करने हैं और 2 शेयर के पैसे हम एडवांस में रखेंगे। तो एडवांस में जो रखे हैं पैसे वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या हो रहा है। अगर एप्लीकेशन 7 शेयर की हुई है तो अलॉटमेंट कितना करेंगे, 5। तो हमारे पास जो बंदा है मिस्टर एक्स, उसने कितनी एप्लीकेशन की हुई है, 420। तो कितने अलॉटमेंट करेंगे, चलो मैं भी कैलकुलेशन कर लेता हूं। 420 into 5 divided by 7, तो 300 शेयर्स उसको अलॉट किए हुए हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, एक तो अलॉटमेंट वाला। तो कितने शेयर एडवांस में रखे, सिंपल है, 420 एप्लीकेशन की है, 300 अलॉट हुए हैं, तो बैलेंस क्या रहेगा, 120 शेयर, और उसके ऊपर एप्लीकेशन के 2 रुपीज जो पेमेंट किए हुए हैं वो
दैट मीन्स 240 रुपीज जो है वो हमारे पास एडवांस वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारा ऐसा ही कुछ आंसर मैच होना चाहिए। 300 शेयर हमने अलॉट किए हुए और 240 एडवांस में पेमेंट किया होगा, तो आंसर होगा ऐसा हमारा सी, 300 शेयर एंड 240 रुपीज। 8.1 What is or are source or sources for the redemption of preference share? अरे बच्चों सेम क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है सेम पेपर में। प्रोसीड ऑन फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, यस मैं अगर फ्रेश इश्यू कर रहा हूं तो मैं उसमें से यूटिलाइज कर सकता हूं रिडम्पशन के लिए। आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी, यस देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। देन आफ्टर a company may issue preference share for the period exceeding blank year but do not exceeding blank year for infrastructure project as per Companies Act 2013। यहाँ पे ध्यान रख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2030 याद रखना है, 2030 क्या बोला है, ये तो रूल्स है, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2013 में बोला है a company may issue preference share for the period exceeding 20 year but not exceeding 30 year for infrastructure। 20 ईयर से ज्यादा हम इश्यू तो कर सकते हैं, बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड है प्रेफरेंस शेयर तो मोर देन 30 ईयर से ज्यादा वाले प्रेफरेंस शेयर हम इश्यू नहीं कर सकते। तो 2030 तो आंसर होगा हमारे पास सी। देन आफ्टर और शेयर हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 इश्यू एट पार called up 100 was forfeited on the non-payment of 40 on reissue, what will be the minimum reissue price of the share? चलो समझ लो, 100 रुपीज का हमारे पास एक शेयर है, नॉन पेमेंट कितना पेमेंट नहीं किया हुआ है 40 रुपीज पेमेंट नहीं किया हुआ है, दैट मीन्स हमको 60 रुपीज तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो अगर मैं ये शेयर री इश्यू करूं दोबारा तो कितने में मैक्सिमम कितने में री इश्यू कर सकता हूं जिसमें से मेरे को किसी भी तरह का लॉस भी ना हो और ना तो प्रॉफिट हो। तो ऑब्वियसली 100 रुपीज का शेयर है, मेरे को 40 रुपीज नहीं मिले थे तो 60 रुपीज तो मिल चुके, तो वही शेयर पे 60 मिल चुके हैं। तो अगर मैं दोबारा इश्यू करूंगा 40 रुपीज में इश्यू कर दूं तो मेरे को तो 100 रुपीज मेरे मिल गए, तो मिनिमम टू मिनिमम मेरी अमाउंट रहेगी 40 पर शेयर। तो आंसर होगा हमारे यहाँ पे सी आंसर। देन आफ्टर 11th व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASBA? याद रखना होगा ये आपको, ASBA का फुल फॉर्म क्या होगा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट नॉट बुक्ड अमाउंट। ध्यान में रखना, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक्ड अमाउंट। देन आफ्टर 12th नंबर ABC Limited issue 5,000 10% preference share of 100 each at par which is redeemable। okay, redemption करना है हमको at the premium of 10% से redemption करना है। for the purpose of redemption the company issue, चलो कंपनी इश्यू कर रही है, that means ये हमारे पास प्रोसीड हो गया 3000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। और कैसे इश्यू कर रहे हैं, प्रीमियम से इश्यू कर रहे हैं, वो भी 20%। at the time of redemption of preference share the amount to be transferred by the company to capital redemption reserve। CRR में कितना लेके जाना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों ये। तो सबसे पहले ये देख लो कि अमाउंट रिक्वायर क्या है हमारे पास, तो किसको रिडम्पशन करना है, प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर हमारे पास कितना बोला गया है, 5000 प्रेफरेंस शेयर है एट द रेट ऑफ 100, तो 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर होंगे, रिडम्पशन करना है एट द 10% प्रीमियम, तो 5 लाख प्लस 10% दैट मींस 50,000, 5,50,000। अब ये तो पता है कि जो 50,000 है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है, उसमें से ही सेट ऑफ करना है। तो हमारे पास बैलेंस इसका बंदोबस्त करना है, इसके लिए मैं प्रोसीड यूज कर सकता हूं और CRR। तो यहां पे मेरे को प्रोसीड बोला गया है, कितने शेयर्स मैंने इश्यू किए हुए हैं, यहां पे 3000 शेयर इश्यू किए हुए हैं इनटू 10 पर शेयर, सॉरी वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 100 पर शेयर, दैट मींस 3000 इंटू 100, तो यहां पे 3 लाख हो गया हमारे पास प्रोसीड। तो हमारे पास CRR क्या रहेगा, नॉमिनल वैल्यू 5 लाख मेरे को एडजस्टमेंट करना था,
-3 लाख का तो मैंने एडजस्टमेंट कर लिया हुआ है, तो अपने जेब में से दैट मींस प्रॉफिट में से हम कितना यूटिलाइज करेंगे 2 लाख। तो हमारा फाइनल आंसर होगा ए 2 lakhs। देन आफ्टर बोनस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इज पेड टू देम। अगर बोनस शेयर पेमेंट करना है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो क्या उसको कैश में चेक में नहीं यार, उसको बोनस एज अ शेयर ही देना होगा, तो यहां पे इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर। 14th, a limited decide to redeem 1000 12% preference share of 100 is fully paid up at the premium of 10%। चलो 10% से रिडम्पशन करना है। It has general reserve 80,000, profit and loss 40,000, security premium 2,000 है। The company decide to redeem the preference share out of, कंपनी ने किसमें से सोचा है कि पेमेंट करना है, फ्रेश इश्यू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अगर कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट करना है तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करनी रहेगी। यहां पे देख लो, अगर आपको शॉर्ट में भी यूज करना है तो आप लिख सकते हो, चलो अमाउंट रिक्वायर जितनी भी हो, बट सीआरआर के लिए तो मेरे को नॉमिनल वैल्यू ही चाहिए, तो प्रेफरेंस शेयर की नॉमिनल वैल्यू 1000 into 100, देयरफॉर 1 लाख। अरे जितने भी परसेंट प्रीमियम से रिडम्पशन करना है हमको कुछ लेना देना नहीं है उस अमाउंट से, बट प्रोसीड क्या होगा, तो कि प्रोसीड भी आपको बोला गया है 10,000 फ्रेश इश्यू कर रहे इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10, देयरफॉर 1 लाख। तो सीआरआर क्या रहेगा, नील। सिंपल है यार, 1 लाख मेरे को चाहिए और प्रोसीड में से मैं 1 लाख तो निकाल ही रहा हूं, तो घर के कितने जाएंगे पैसे, कुछ नहीं, तो आंसर होगा बी नील। देन आफ्टर 15th, if the company does not receive the minimum subscription of the issue, the entire subscription shall be refunded to the applicant within blank days from the date of closure issue। यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, अगर आपको एमसीक्यू के लिए थोड़ी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी जितने भी शेयर इश्यू कर रही है, लेट्स सपोज 1 लाख शेयर इश्यू कर रही है कंपनी, और एप्लीकेशन मेरे को मिली है 90,000। अगर मेरे को एप्लीकेशन मिली है 80,000, अगर मेरे को एप्लीकेशन मिली है 1 लाख, अगर मेरे को एप्लीकेशन मिली है 1,10,000, तो समझ लो यहां पे क्या होता है, शेयर मैंने जितने इश्यू किए हुए हैं, अगर उससे कम मिल रही है एप्लीकेशन तो अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे उससे। अगर 1 लाख शेयर इश्यू कर रहे हैं और 1 लाख एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रही है तो उसको बोलेंगे फुल्ली सब्सक्रिप्शन, और इश्यू किए हुए 1 लाख और एप्लीकेशन आ रही है 1,10,000 इक्विटी शेयर्स की, तो उसे बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। बट यहां पे इस केस में मैं शेयर इश्यू ही नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 मिनिमम 90% तो मेरे को एप्लीकेशन चाहिए ही, तो 1 लाख के 90% 90,000 चलेगा, उससे ज्यादा चलेगा बट उससे कम नहीं चलेगा। बट सर अगर किसी कंपनी की ऐसी हालत हुई जितने शेयर इश्यू किए हुए उससे अगर कम आए और वो भी 90% से कम आए, तो कंपनी को टोटल जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुई है एप्लीकेशन पे विदिन 15 डेज रिफंड करनी रहेगी। तो हमारा क्वेश्चन यही वाला है कि अगर नहीं मिल रहा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है 90%, अगर नहीं मिल रहा है तो विदिन 15 डेज में सारे पेमेंट जो भी एप्लीकांट थे उनको रिफंड करने रहेंगे। बट अगर पेमेंट नहीं किया तो आफ्टर 15 डेज 15% पर एनम इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना रहेगा। तो हमारा आंसर होगा इसमें 15 days, therefore E is the correct answer। Then after 16th, M Limited was incorporate on 1st August 2018 to take over the running business of S and Company with the effect from 1st April 2018. The profit and loss statement was prepared for the year ended on 31st March 2019. Total office rent for the year is 60,000.
office rent was paid 4,000 per month up to 30th September and then after it was 6,000 per month. Calculate office rent to be allocated to pre-incorporation period and post-incorporation period. सिंपल सा है, हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हो रहा है? तो क्या अप्रैल में? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारे पास है डिफरेंट 12 मंथ। क्या हो रहा है यहाँ पे ये देखो। सबसे पहले मेरा जो रेंट था ऑफिस का वो 4,000 रुपीज था अप टू 30 सितंबर। देयरफॉर 4,000 कहां तक लिखना है? 30 सितंबर तक मेरा ऑफिस रेंट था 4,000। जैसे ही सितंबर फिनिश हुआ देन आफ्टर मेरा रेंट कर दिया गया 6,000। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है? प्री और पोस्ट में कितना ट्रांसफर होगा रेंट, वो हमको क्वेश्चन है। तो हमारी इनकॉर्पोरेट की जो डेट दी गई है वो डेट देख लो, 1 अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बस यहां तक। देन आफ्टर जो भी होगा वो पोस्ट का कंसीडर करेंगे। तो यहां पे देख ले तो कितना होगा हमारे पास यहाँ पे 16,000 और इसका टोटल कर लो 44,000। तो ये हो गया हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन से पहले और ये हो गया हमारे पास इनकॉर्पोरेशन के बाद। दैट मींस 16,000 and 44,000। 17th, in how much time period of company has to physically destroyed original share purchase through the purchase of buyback? अगर कंपनी खुद के शेयर्स परचेस कर रहे हैं मार्केट में से, बायबैक कर रहे हैं अगर कंपनी, तो जो भी शेयर सर्टिफिकेट है वो विद इन 7 डेज में डिस्ट्रॉयड करने होते हैं। तो आंसर होगा हमारे पास ए, विद इन 7 डेज। देन आफ्टर 18th, based on the following information find out the amount payable to the preference shareholder at the time of redemption। सिंपल पूछा है कि रिडम्पशन पे हमको कितना पेमेंट करना रहेगा। दैट मींस हमारे कैलकुलेशन के बेस के ऊपर अमाउंट रिक्वायर पूछा है हमको। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2,500, 10% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, 2,50,000 लेस फाइनल कॉल 25 पर शेयर अनपेड है, दैट मींस 12,500। तो बैलेंस अमाउंट है 2,37,500। द बोर्ड डायरेक्टर डिसाइड टू रिडीम ओनली द फुल्ली पेड अप शेयर 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम से रिडम्पशन हमको यहाँ पे करना है। तो कितनी अमाउंट रिक्वायर होती है सबसे पहले वो देख लो, बट वो डिसाइड करने से पहले ये तो देख लो कि फुल्ली पेड अप कितना है। चलो मेरे पास 12,500 अनपेड शेयर्स है, अमाउंट है, जहां पे कॉल कितना था आपके पास 25 रुपीज का कॉल था। तो ये देख लो कि पार्टली पेड अप नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 12,500 डिवाइडेड बाय 25। तो 500 शेयर हुए वो तो पार्टली पेड अप हुए, हमको तो फुल्ली पेड अप को ही पेमेंट करना है। तो therefore टोटल प्रेफरेंस है 2,500, पार्टली पेड अप 500, बैलेंस रहेगा 2,000। इसको हमको रिफंड करना है एट द रेट ऑफ 100, therefore 2 लाख, और वो भी प्रीमियम से रिडम्पशन करना है। तो 10% प्रीमियम चाहिए 20,000। तो अमाउंट रिक्वायर फॉर रिडम्पशन इज 2,20,000। तो आंसर होगा हमारे पास 2,20,000 मींस A is the right answer. Then after 19th one, prospectus is an blank in case of public issue which has all relevant detail including price, number of shares or convertible security being offered by the company। यहाँ पे क्या पूछा है? prospectus, that means विज्ञापन पत्र। कंपनी अगर शेयर इश्यू कर रही है, डिबेंचर इश्यू कर रही है, तो वो भी अपनी एडवर्टाइजमेंट करेगी, हाँ भाई हम इतने शेयर्स इश्यू कर रहे हैं इतने प्राइस पे, सारी ऑफर लिखी होगी। तो उसको किस नाम से जानते हैं? ऑफर डॉक्यूमेंट्स। देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑफर डॉक्यूमेंट्स। 20, मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक्सपेंस दिया गया है, राइट साइड पे बेसिस ऑफ अलोकेशन। सैलरी, ये भी कोई सोचने की बात है, टाइम रेशियो में डिवाइड होगी। डिस्काउंट ऑन सेल्स, तो ये तो सेल्स रेशियो में डिवाइड होगा।
डिबेंचर इंटरेस्ट वो तो ना टाइम रेशियो में ना सेल्स रेशियो में, डिबेंचर कहां पे होता है? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, दैट मींस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बोलेंगे उसको। देयरफॉर आंसर ऐसा कहां पे मैच हो रहा है हमारे पास? सैलरी, टाइम रेशियो, डिस्काउंट ऑन सेल्स, सेल्स रेशियो, डिबेंचर इंटरेस्ट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो आंसर मैच हो रहा है हमारे पास सी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। 21, if the number of share offer for subscription, चलो number of offer for subscription that means issue कर रहे is more than the number of subscriber by the public is shown, गलती मत करना, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ शेयर जो इश्यू कर रहे हैं वो हायर है किसके? तो कि पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया हुआ है उससे ये वाला पॉइंट हमारा हायर है, दैट मींस ये लोअर है, तो उसको बोलेंगे लोअर सब्सक्रिप्शन। कौन सा है लोअर सब्सक्रिप्शन? नहीं है हमारे पास आंसर, देयरफॉर डी, नन ऑफ दिस। देन आफ्टर 22, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 60,000, टाइम रेशियो 2.5, सेल्स रेशियो 3:1, कंप्यूट द अमाउंट टू बी चार्ज टू प्री इनकॉर्पोरेशन। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया गया है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दैट मींस कंपनी एस्टेब्लिशमेंट करने का खर्चा। तो ये जो भी एक्सपेंस हमारे पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वो पोस्ट दैट मींस कंपनी में ट्रांसफर होगा, प्री में तो कुछ होगा नहीं, प्री तो फर्म है हमारे पास, तो यहां पे हमारा प्री में पूछा है तो आंसर होगा नील। देन आफ्टर 23, ब्लैंक मींस इक्विटी शेयर इश्यू बाय द पब्लिक टू द एम्प्लॉय or a director either at a discount for the consideration other than cash for providing know-how or creation of valuation intellectual property rights। मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में जो भी एम्प्लॉई है अगर मैं उसको शेयर इश्यू कर रहा हूं वो भी कम प्राइस में, क्यों? क्योंकि उससे मेरी कंपनी को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, वहां पे मैं डिस्काउंट भी दे सकता हूं। वैसे कंपनी एक्ट में बोला है आप डिस्काउंट से इश्यू नहीं कर सकते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर, मतलब जो मैं अपने एम्प्लॉय को दे रहा हूं उसको हम क्या बोलते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर। तो आंसर होगा हमारे पास ए, स्वेट इक्विटी शेयर। 24, शिवा लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेट ऑन 1 August 2018 टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ शक्ति एंड कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2018। The company received a certificate of commencement of business on 1 September 2018. Company prepares the profit and loss statement for the year ended on 31st March 2019. Sales of the month of August, September, October was triple as compared to other month during the financial year starting from April to 31st March 2019. चलो सेल्स रेशियो पूछा है, पर्टिकुलर किसी भी मंथ का सेल्स तो नहीं दिया गया है पर इतना बोला है कि जो 2-3 महीने है वहां पे ट्रिपल अमाउंट का सेल्स हो रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करना है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कौन से महीने में ट्रिपल हो रही है अमाउंट हमारे पास? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहां पे ट्रिपल हो रहा है। बाकी के मंथ से तो मैं असम्पशन कर लूंगा कि बाकी के जो सारे मंथ है वहां पे एक है हमारे पास। अब फाइंड आउट करना है सेल्स रेशियो प्री और पोस्ट के बीच में डिवाइड करना होता है। इनकॉर्पोरेट की डेट देख लो 1 अगस्त, तो 1 अगस्त तो ये हो गया हमारा 1 अगस्त, तो ये हमारे पास 4 और ये हमारे पास 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो आंसर होगा हमारा 4:14। अगर वैसा आंसर हमको नहीं दिया है तो 2:7, इन दोनों में से जो आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो यस 4:15 प्रोवाइड किया गया है, therefore A is the correct answer, 4:15। 25th number, state whether the following statements are true or false। First statement, when equity share are issued to the employee of the company it is called right share। Obviously wrong। अगर एम्प्लॉय को शेयर दे रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर। तो फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया। The time for accepting offer a later credit may be minimum 15 days and maximum 30 days। Yes, अगर आपको ऑफर डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करना है तो मिनिमम 15 days, maximum 30 days। That for 2, the issue of bonus share increase the total number of share। Yes, अगर बोनस शेयर इश्यू करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर तो इंक्रीज होंगे बट डज नॉट इंक्रीज द नेट वर्थ। ऑब्वियसली क्योंकि बोनस शेयर तो फ्री में दिया जाता है,
मुफ्त के शेयर है तो कंपनी की नेटवर्थ इंक्रीज नहीं होने वाली, तो ये भी ट्रू है। कंपनी गेट्स अ ह्यूज फंड ऑन द अकाउंट ऑफ बोनस इश्यू, तो ऑब्वियसली फॉल्स। अगर बोनस इश्यू कर रही है तो कंपनी पेमेंट कर रही है, वहां पे मिलने वाली नहीं अमाउंट कम होने वाली है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो रहा है फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, ऐसा कॉम्बिनेशन मिल रहा है हमको सेकंड बी नंबर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 26 यहां पे कट कर रहा हूं, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है इसकी वजह से। 27 नंबर, इन द बायबैक ऑफ शेयर डेब्ट इक्विटी रेशियो सिंपल सा 2:1, अगर बायबैक कर रहे हैं तो वहां पे 2:1 डेब्ट इक्विटी रेशियो चाहिए हमको स्टैंडर्ड। 28 नंबर, SAM Limited was incorporated on 1st October 2018 to take over the running business of Smith and Company with effect from 1st April 2018. Company prepare profit and loss for the year ended on 31st March 2019. Purchase consideration 5 lakh was paid on 30th November 2018. Interest on purchase consideration is payable 9% per annum. Calculate the interest on purchase consideration and its distribute in pre-incorporation and post-incorporation. First of all, interest find out कर लेते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा परचेज कंसिडरेशन पे, परचेज कंसिडरेशन हमारे पास 5 लाख इंटू 9%, तो 5 लाख इंटू 9% कितना आंसर होगा हमारे पास 45,000। बट ये तो होल ईयर का हो गया। पीसी हमने पेमेंट कब किया हुआ था, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट हमने करीबन डेट प्रोवाइड की गई है हमारे पास, यहाँ पे कुछ ना कुछ डेट थी हमारे पास जब हमने पेमेंट किया था, यस 30 नवंबर। तो हमको कितने मंथ का इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, बस 8 मंथ का ही पेमेंट करना है। तो इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12, तो इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर होगा हमारे पास टोटल इंटरेस्ट हो रहा है 30,000। अब इसको डिवाइड करना है प्री पोस्ट, टोटल मेरे को तो पता है ये 8 मंथ का है, अभी 8 मंथ प्री कितना है और पोस्ट कितना है वो देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए डेट देखो इनकॉर्पोरेट की, इनकॉर्पोरेट कब हुआ है हमारे पास 1 अक्टूबर को, तो यहां पे क्या होगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बस 1 अक्टूबर तो हमारे पास इनकॉर्पोरेट की डेट है। तो 6 मंथ हो रहे हैं यहाँ पे प्री में और पोस्ट में हो रहे हैं 2, तो 6:2 से डिवाइड कर लो 30,000 को, तो 30,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 8, तो प्री में मिल रहा है 22,500 और यहाँ पे मिल रहा है 7,500। तो आंसर कहां पे मैच कर रहा है, ए 30,000 इंटरेस्ट हो रहा है, प्री इनकॉर्पोरेशन 22,500, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 7,500। 29, which of the following item is not a statutory records, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। चैप्टर 1 है हमारे पास, उसमें हमको दिया गया है कि क्या है हमारे पास स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी नहीं, रजिस्टर ऑफ प्रोबेट्स, यस सी इज द करेक्ट आंसर, रजिस्टर ऑफ प्रोबेट्स, नन ऑफ दिस तो पॉसिबल नहीं है। 13 नंबर, based on the following information compute the sales ratio, total sales of F as on 31st March 2019 32 lakhs, it is incorporated on 1st October 2018 sales 8 lakh। चलो सेल्स रेशियो बोला है फाइंड आउट करने को, हमारे पास टोटल सेल्स कितना बोला है 32 lakhs होल ईयर का, प्री का हमको ऑलरेडी सेल्स दे दिया गया है 8 लाख, तो बाकी का जो बचेगा वो किसका रहेगा पोस्ट, तो 32 माइनस 8 दैट फॉर 24 लाख। तो देख लो इसके हिसाब से रेशियो क्या होगा हमारे पास 1:3, तो ये हुआ हमारा सेल्स रेशियो और यहां पे हुआ अक्टूबर 2019 एचएफए का पेपर फिनिश। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हाँ, इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप शो कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।